नमस्कार, मैं अनिल शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कॉमर्स बाय पाठक सर में। आज का जो ये वीडियो है, सेम डायमेंशंस ऑफ एनवायरनमेंट हम कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो में जो सबसे पहली डायमेंशंस हमने डिस्कस करनी है वो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट पे। आप जानते हो कि नई नई टेक्नोलॉजी जो है इंट्रोड्यूस होती रहती है। आप आजकल मोबाइल की नेटवर्क की दुनिया के बच्चे हो, आपको पता है कि हर रोज नई टेक्नोलॉजी का मोबाइल नए फीचर्स के साथ आता है। आज आईफोन 10, आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो, क्या होता है, नए नए फीचर्स इन्वेंट होते हैं। और नए नए फीचर्स जब इन्वेंट हो रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इस तरह की जो एडवांसमेंट आती है, इम्प्रूवमेंट जो होती है, वो किसके अंदर करेंगे, टेक्नोलॉजी। एक तो ये, दूसरा मैनेजरियल मैनेज करने का, ठीक है, मेथड जो है, मैनेजमेंट के मेथड जो है, उसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट होती है तो वो भी किसके अंदर बात आएगी, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर बात आएगी। तो इम्प्रूवमेंट कितनी तरह की हो सकती है, दो तरह की। पहली जो मैंने बात की वो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, साइंटिफिकली इम्प्रूवमेंट, यानी कि नए फीचर्स उसमें क्या होंगे, यूज होंगे। नए फीचर्स क्या होंगे, अपग्रेड होंगे। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट से अगर हम बात करें, ब्लैक एंड व्हाइट से कलर टीवी पे आना, कलर टीवी से एलसीडी एलईडी पर आना, ये क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात यहाँ पर हमने की है। तो किसके अंदर आता है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। ठीक है। दूसरा क्या है कि मैनेजमेंट भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप पढ़ रहे हो, जो अलग अलग देशों में इसको स्टडी किया जा रहा है, इसके ऊपर रिसर्च की जा रही है। मैनेजमेंट के नए मेथड्स, ठीक है, यानी कि व्यक्तियों से काम लेने के नए नए तरीके हर रोज क्या होते हैं, इन्वेंट होते हैं। इस तरह की जो इम्प्रूवमेंट होगी, मैनेजरियल मेथड्स में जो इम्प्रूवमेंट होगी, वो भी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। अब मैं बात करता हूँ क्यों जरूरी है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को स्टडी करना, क्यों, खास बात क्या है, टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट को हम स्टडी करेंगे। सपोज करें कि वहां पर दो कंपटीटर्स हैं, एक कंपटीटर ए, एक कंपटीटर बी। दोनों ही किस चीज के कंपटीटर हैं, दोनों ही क्या बनाते हैं, सपोज करते हैं यहां पर ए और बी, ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स, दोनों ही ए और बी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक्स में जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी टेक्नोलॉजी भी क्या हो रही है, हर रोज चेंज हो रही है। ठीक है। पहले हम क्या करते थे, येलो लाइट वाला, आप सभी ने बल्ब देखा होगा, येलो लाइट बल्ब होता था ना। फिर उसके बाद क्या आई आपकी CFL लाइट्स आई, और आज हम क्या करते हैं, एलईडीज का यूज करते हैं, है ना। तो टाइम टू टाइम इंप्रूवमेंट होता चला जाता है। अब मैंने जो एग्जांपल लेके चला, क्यों जरूरी है ये बताने के लिए कि ए कंपनी और बी कंपनी, ठीक है, अगर बी कंपनी आज भी बल्ब का प्रोडक्शन करती है, अपने आप को एडवांस नहीं करती, इनके साथ साथ जैसे कंपनी ए ने पहले येलो बल्ब बनाती थी, फिर CFL बनाई, एलईडी, अपने आप को एडवांस रखा, उसकी सेल्स बढ़ती चली गई। कंपनी बी की आज की क्या हालात होगी अगर वो अपनी टेक्नोलॉजी को किसी कारण से इम्प्रूवमेंट ना कर सके, उसने एनवायरनमेंट स्टडी ना किया हो, कोई भी कारण हो सकता है, तो इसकी जो सेल होगी वो बहुत कम हो जाएंगी और बहुत जल्द लोग इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है ना बात। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, यदि आज कोई ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाने की कंपनी कोई बची है, तो बताओ, अगर किसी ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं की,
ठीक है, मान लो कलर टीवी की जो टेक्नोलॉजी थी वो उसने परचेज नहीं की, उसके अकॉर्डिंग टीवी बनाना शुरू नहीं किया, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ही बना रहा था, तो आज उसको कौन खरीदने वाला? कोई भी खरीदने वाला नहीं है। अगर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को आप अच्छे से नहीं समझोगे तो एक टाइम क्या होगा, आप अपने कंपटीटर से पिछड़ जाओगे, और पिछड़ जाने के बाद आप बहुत जल्द मार्केट से क्या किए जाओगे, आपके कंपटीटर्स के द्वारा उठा के फेंक दिए जाओगे। इसलिए जरूरी है कि आप टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को समझे। सपोज करें, एक और एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आज से अगर हम चले 15-20 साल पहले की बात करें तो एरोप्लेन का टिकट जो फ्लाइट्स होती हैं उसका टिकट हमें ऑनलाइन नहीं मिलता, ऑनलाइन आप नहीं खरीद सकते, है ना। कारण क्योंकि लोगों के अंदर इतनी टेक्नोलॉजिकल समझ नहीं थी, हर व्यक्ति के पास इंटरनेट की अप्रोच नहीं थी। और आज क्या है, आज वो है इंडिगो, इंडिया में इंडियन एयरलाइंस, जेट एयरस्पेस, सबकी क्या हो रही है, आज टिकट ऑनलाइन बुक होती है। अगर मान लो आज ये कंपनी ऑनलाइन टिकट बुकिंग बंद कर दे किसी कारण से, तो इसकी जो सर्विसेज लेने वाले हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो सुविधा इसके पास नहीं है जो ये दो कंपनियां देंगी, तो इसकी सेल अपने आप कम हो गई, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है क्या करना, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को समझना। टेक्नोलॉजी के साथ आपको क्या करना है, साथ साथ चलना है, कंधे से कंधा मिलाते जाना है। जो भी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आती है आपको क्या करना है, उसके ऊपर बिल्कुल उसको परचेज करके उसके साथ चलना है, ठीक है बात। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कौन सा होगा, आपको पता है, पॉलिटिक्स डायरेक्टली रिलेटेड टू गवर्नमेंट, है ना। हमारे यहाँ गवर्नमेंट 5 इयर्स के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट को कितने सालों के लिए इलेक्ट करते हैं, 5 सालों के लिए। क्या गवर्नमेंट बीच में गिर सकती है? अगर गिर सकती है तो किन हालातों में गिर सकती है? मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर 5 साल के लिए गवर्नमेंट हर 2 साल के बाद गिर रही है। देश में ऐसा एनवायरनमेंट है कि हर 2 साल के बाद पॉलिटिकल चेंज आ रहा है, गवर्नमेंट बदल रही है। तो ऐसे में जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, जिन्होंने बिजनेस में रुपए लगा रखे, जो इन्वेस्टर्स हैं, क्या वो कोई लॉन्ग टर्म के लिए जो पॉलिसीज हैं बना सकेंगे? क्योंकि पॉलिटिकल जो व्यूज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि बहुत फेमस कंपनी कोका कोला, एक बार ऐसा था कि जब बीजेपी सबसे पहली बार सरकार में आई थी तो उस समय इसकी कठोर नीतियों के चलते बीजेपी को कोका कोला को क्या करना पड़ा था, देश को, इंडिया को छोड़कर जाना पड़ा था। उसके बाद जब कांग्रेस सरकार दोबारा आई और उसके बाद इन्होंने फेवरेबल नीतियां लाई, एफडीआई के लिए इन्होंने फेवरेबल पॉलिसीज लाई, तो कोका कोला ने भारतीय जो मार्केट है उसमें क्या किया, दोबारा से एंटर किया। तो ये किसका इम्पैक्ट था, तो गवर्नमेंट का। तो मैं जो इस एग्जांपल के साथ है कि क्या गवर्नमेंट बार बार जिस देश में चेंज हो रही हो उस देश में क्या कंपनियां लॉन्ग टर्म के लिए कोई पॉलिसी बना सकेंगी, तो इसका आंसर नो होगा। क्योंकि किसी गवर्नमेंट का जो ओवरव्यू है वो ऐसा होगा कि वो कंपनीज के फेवर में हो, किसी गवर्नमेंट का ऐसा होगा कि वो कंपनीज के फेवर में ना हो, उनके ओपोजिशन में हो, ठीक है। तो ऐसे केस में जहां पर गवर्नमेंट
बार बार चेंज हो रही हो, वहां पर आप लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज नहीं बना पाओगे। इसलिए यहां पर हम पहला पॉइंट जो पढ़ेंगे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, वो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की क्या स्टेबिलिटी को इसमें पढ़ना है, ठीक है। दूसरी जो बात इसमें पढ़ना है कि गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा स्पेशल एटीट्यूड जो बनाया गया बिजनेस के फेवर में है या अपोजिट। अगर आपके बिजनेस के फेवर में है तो क्या होगा, आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगर आपके अपोजिट है तो गवर्नमेंट के ऊपर कहां चलेगी, आपकी नहीं चल पाएंगे ना गवर्नमेंट के ऊपर। तो गवर्नमेंट सुप्रीम होती है, देश का राजा होता है पीएम, ठीक है। तो गवर्नमेंट का एटीट्यूड टुवर्ड्स योर बिजनेस, गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स योर बिजनेस, आपके बिजनेस के लिए गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है, ये भी आपने देखना क्या है जरूरी। समझ में आ गई बात कि अगर पॉलिटिकल आपकी पॉलिटिक्स जो है, गवर्नमेंट जो आपकी स्टेबल गवर्नमेंट बनती है, एक फिक्स टेन्योर के लिए वो इलेक्ट होती है, 5 साल या 7 साल के लिए अगर इकट्ठी एक ही बार इलेक्ट हो रही है गवर्नमेंट आपकी, और वो पूर्ण बहुमत के साथ है, तो जो इन्वेस्टर्स है वो दिल खोल के वो ज्यादा फेथफुली क्या कर पाएंगे, डिसीजंस ले पाएंगे और पॉलिसियां बना पाएंगे, ठीक है। अगर गवर्नमेंट आपकी इनस्टेबल है और इसके अलावा गवर्नमेंट आपकी क्या है, मिक्स गवर्नमेंट है, यानी कि पूर्ण बहुमत में नहीं आई है, सारी की सारी सीट जो है वो एक सरकार की ना होकर कई सरकारों ने मिली जुली सरकार बनाई है, तो ऐसे सिचुएशन में भी सरकार के टूटने का कभी भी खतरा होगा और इन्वेस्टर्स क्या नहीं कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, ठीक है बात। उसके बाद हम कह सकते हैं आपको एक और एग्जांपल इसमें सेट होता है, 1991 से पहले, 1991 से पहले भारतीय बाजार में ज्यादातर ग्लोबल इंटरनेशनल एमएनसीज जो है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो है वो नहीं थी, क्योंकि भारत की गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी थी कि वो एमएनसीज को अपने देश में अलाउ नहीं करते थे। वो नहीं चाहते थे कि बाहर की कंपनी हमारे देश में आए और हमारे देश के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उनके कंपटीशन में अपने प्रोडक्ट्स को उतारे और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को उजाड़ दे। पहले ऐसी सोच रखते थे, ठीक है। 1991 में देश बहुत बड़ी आपदा में आया, फॉरेन जो रिजर्व थे वो बिल्कुल सूख गए, यानी कि ना के बराबर सिर्फ एक हफ्ते का हम इंपोर्ट कर सकते थे, इतने कम हो गए थे। तो गवर्नमेंट को मजबूरन 24 जुलाई 1991 को एक नई नीति लाई गई जिसमें मेजर एलपीजी चेंजेस हुए। एलपीजी यहाँ पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों चीजें आप पढ़ोगे। ग्लोबलाइजेशन क्या था? ग्लोबलाइजेशन क्या था? भारत की मार्केट को, इंडियन मार्केट को कहां पर ऐड करना? ग्लोबल मार्केट से। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स थे, जो देश विदेशों के इन्वेस्टर्स थे, फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, उनको अलाउ कर दिया गया कि एक कंडीशन के साथ वो भारत में एंटर कर सकते हैं और भारत के प्रोड्यूसर भी क्या कर सकते हैं, बाहर किसी दूसरी इकोनॉमी में अपने जो है प्रोडक्ट को उतार सकते हैं, ठीक है ना बात। तो ये दोनों की दोनों कंडीशंस ग्लोबलाइजेशन थी। जब 1991 में ऐसा किया तो उसके बाद एफडीआई भारत में एमएनसीज की लाइन लग गई। आज आप अपने चारों तरफ देखते हो तो बहुत सारी एमएनसीज आपको दिखाई देती है। तो आज के लिए 2 ही एनवायरनमेंट हमने पढ़ने थे, ठीक है। और एक एनवायरनमेंट और रह गया लीगल, उसको थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे और कोशिश करेंगे 1 या 2 दिन में ये चैप्टर खत्म होगा। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कल मैं ये चैप्टर के साथ साथ पिछले चैप्टर की एक पावर पॉइंट फाइल डालूंगा ग्रुप में, उसको रीड कर लेना। मंडे को एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, उस टेस्ट की कंडीशन ये है, एक टाइम दे दिया जाएगा और उस टाइम पे सभी ने टेस्ट देना है और आपको 25 मिनट का टाइम मिलेगा। सपोज करो 11 बजे मैंने टेस्ट ग्रुप में डाला तो 11:25 तक आपका टेस्ट करने का टाइम है, ठीक है। 11:25
पर आपने क्या करना है, अपना टेस्ट मेरे पास भेज देना है। जब आप अपना टेस्ट भेजोगे मैं आपका रिजल्ट निकाल के आपको दे दूंगा। ठीक है बात। जो टेस्ट नहीं देगा वो एब्सेंट मार्क होगा और स्पेशली उसके घर जरूर फोन किया जाएगा कि आपका जो स्टूडेंट है, आपका जो बच्चा है वो रेगुलर काम नहीं कर रहा। थैंक यू।